डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who is watching me currently. I Pragati Kachi and I welcome you all in Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So we are on a lecture series of business law. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सिलिएशन एक्ट को पढ़ने के बाद आपके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आप अचीव करेंगे। दैट इज़ अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडीआर मेथड्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, strike a difference between arbitration and conciliation with respect to its uses, benefit and legal status। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के बाद हमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना है तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज। दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल कंसेंट के साथ, लॉफुल कंसिडरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तभी कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होगा तो हम कोर्ट के दरवाजे तक जा सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन कभी कभी हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनके लिए हम सोचते हैं कि कोर्ट तक क्यों जाना है, क्या आपस में बैठकर हम अपना मैटर शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद हमारे यहाँ के कानून ने एक आर्बिट्रेशन एक्ट लेकर आए हैं जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। इस एक्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एज यू कैन सी ऑन अ इमेज देयर इज़ टू पार्टीज। बीच में एक पर्सन खड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम हेयर एंड जो भी मैटर है मैं शॉर्ट आउट करूँगा। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक क्या है, ऑप्शन है उन केसेस के लिए जो सिविल नेचर के हैं। राइट, अगर कोई केस ऐसा है जो सिविल नेचर की कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर सकता तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स हम कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर रही हूँ, किसके साथ? मेरी फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ ड्यूटीज़ मुझे असाइन की गई थी, कुछ ड्यूटीज़ उसको असाइन की गई थी। हम दोनों आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ विथ रिटर्न एग्रीमेंट काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई। उसको लगा कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर रख लिया, उसको कम दिया, या XYZ कोई भी नेचर का हमारे बीच में क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम इस केस को कोर्ट तक लेकर जाएंगे तो कोर्ट में अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो क्या होना चाहिए? हमारे पास एक लॉयर होना चाहिए। अगर हम किसी लॉयर को अपॉइंट करते हैं तो हमें उसको फीस देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ का जो कानून है, हम सभी को पता है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि एक केस को एक दिन में शॉर्ट आउट कर सकें। राइट, तो अगर हमें अपना इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा और हमारा टाइम बचाना है तो हमने क्या किया? एक ऑप्शन ढूंढा। उस ऑप्शन को हमने क्या बोला? आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है? ऑल्टरनेट ऑप्शन है किसी भी डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने के लिए। These are the dispute resolution methods to deal with disputes on a broad and global scale। ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे केसेस को ही शॉर्ट आउट करता है, बड़े से बड़े केसेस आर्बिट्रेशन कमेटीज़ के अंदर आए हैं और शॉर्ट आउट होकर गए हैं। थ्रू these methods one can resolve their disputes without access to the regular judicial system। हमने क्या किया है? कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया है, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कॉम्पनसेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी, XYZ जो भी डिस्प्यूट्स का रीज़न था, वो हमने क्या किया है? आर्बिट्रेशन कमेटी के अंदर आपस में बैठकर शॉर्ट आउट किया है। ऑलराइट,
अब हम समझेंगे आर्बिट्रेशन क्या होता है. आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स हु मेक अ बाइंडिंग डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट. In choosing arbitration, the parties opt for a private dispute resolution process instead of going to court. कोर्ट ना जाना पड़े इसलिए क्या करती हैं दोनों पार्टीज अपनी म्यूचुअल कंसेंट से दो या दो से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करती हैं. किस चीज़ के लिए? कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने और अपना डिसीजन दे. ऑल राइट. अब इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? अभी हमने एक एग्जांपल समझा कि हम दोनों पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर रहे थे, राइट. और हमारे बीच में किसी भी कारण डिस्प्यूट्स अराइज हुए तो हमने क्या किया? म्यूचुअल डिसीजन लिया. क्यों लिया? क्योंकि हमको क्या करना है? कोर्ट के प्रोसीजर तक नहीं जाना, हमको अपना टाइम बचाना है, अपना मनी बचाना है. तो ऐसी कुछ 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ध्यान में रखकर एडीआर कमेटी बनाई गई है, राइट. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कोर्ट रोल इन आर्बिट्रेशन प्रोसेस. हमें कोर्ट जाना ही नहीं है, जो भी मैटर है आपस में बैठकर सॉर्ट आउट करना है. टू एनकरेज द एडीआर, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, that includes arbitration, conciliation and mediation, to bring in its purview both international as well as national arbitration and conciliation, to limit the scope of arbitral tribunal with jurisdictions, to provide effective, fair and efficient arbitration process. कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए. जो पार्टी एग्रीव्ड है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए. ये हमारा क्या है? मेन एम है. To provide equal status to conciliation agreement as that an arbitral award. और आप दोनों अगर आपस में आप दोनों की सहमति के अनुसार एक दूसरे को कॉम्पनसेट करोगे जिसका जो लॉस हुआ है, एक दूसरे की बात को सुनोगे एंड कमिटमेंट दोगे कि फ्यूचर में हमारे तरफ से ऐसा कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा, तो उसके लिए आर्बिट्रेशन कमेटी ने क्या किया है? अवार्ड सेरेमनी भी रखी है. To make provision for reason by arbitral tribunal on its award as well as making these awards enforceable similar to the decree of court. जो भी डिसीजन डिक्लेयर किया जाएगा यहाँ से वो किसके इक्विवेलेंट होगा? उस जो डिसीजन कोर्ट सुनाता है उसके इक्विवेलेंट होगा. ऑल राइट. कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कमेटी को बनाने के लिए हम क्या सोचते हैं कि जो भी पर्सन है जो हमारी बातों को सुनकर हमारी बातों को समझकर डिसीजन देगा, दैट पर्सन शुड बी एप्रोप्रिएट, साउंड माइंडेड, और वो इंसान को क्या होना चाहिए? लॉ की समझ होनी चाहिए. तो हमने क्या किया? कुछ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए. हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारा डिस्प्यूट का नेचर ये है, इस प्रॉब्लम के कारण हमारे बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा हो रहा है. आप दोनों पार्टीज़ की बात सुनिए, समझिए और अब हमको बताइए कि हम इसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं. ऑल राइट. अब आर्बिट्रेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन. फर्स्ट वन इज़ अ डोमेस्टिक, सेकेंड वन इज़ अ इंटरनेशनल, थर्ड वन इज़ इंस्टीट्यूशनल, फोर्थ वन इज़ अ स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन. तो जिस नेचर का आपका डिस्प्यूट होगा उस नेचर के हिसाब से आपको आर्बिट्रेशन कमेटी को चूज़ करना पड़ेगा. ऑल राइट. आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? अभी हमने एग्जाम्पल समझा कि 2 पार्टीज़ हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं. अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे कैसे बढ़ें, तो उन्होंने क्या किया? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया. अब जो क्लेमेंट पार्टी है जिसके साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है, ठीक है. तो हम उस पार्टी को क्या करेंगे? एक रिटर्न नोटिस देंगे कि आप आइए, हमने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में हैं हम उसको बैठकर डिस्कस करेंगे, हमें कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो आर्बिट्रेटर क्या होगा? दोनों पार्टीज़ की बातों को सुनेगा, ठीक है. फिर वो पूछेगा कि ये डिस्प्यूट्स कैसे अराइज हुए, मेन कॉज क्या है, ठीक है. फिर वो दोनों के स्टेटमेंट्स को क्या करेगा? देखेगा, उनसे साइन कराएगा कि आप लोग म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ पर हो और ये चीज़ आपने डिसाइड की है कि जो भी जजमेंट मैं दूंगा, जो भी डेक्लेरेशन मैं दूंगा, वो दोनों पार्टीज़ एक्सेप्ट करेंगी. जो पार्टी एग्रीव्ड है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा और वो कॉम्पनसेशन कौन देगा? डोमिनिएंट पार्टी देगी. ऑल राइट. अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो जो अवार्ड्स डिक्लेयर होते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ से वो गुड फेथ एंड नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग होते हैं. जो भी डिक्लेरेशन होता है दैट
इज शुड बी इन अ राइटिंग फॉर्म और सील एंड साइन होना मैंडेटरी है। और यहाँ से जो भी डिसीजंस बनाए जाते हैं वो दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, आर्बिट्रल अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अवार्ड। फर्स्ट वन इज अ इंटरिम, it is a determination of any issues arising out of the main dispute. It is a temporary arrangement to satisfy a party and is subject to the final award. टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है अग्रीड पार्टी को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप दोनों म्यूचुअल कंसेंट से पहले जैसे काम कर रहे थे आपस में काम कर सकते हो, एंड फ्यूचर में जो भी अनसेटिस्फैक्शन अराइज हुआ है किसी भी कारण उसके लिए हम सोचेंगे। सेकेंड वन इज द एडिशनल अवार्ड। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट, if the parties find that certain claims have been missed out by the arbitral tribunal and they were present in the proceeding, then it can be, after notifying other parties, make a request to the arbitral tribunal to make an additional award and cover the claims which have been left. कुछ क्लेम अमाउंट रह गया है या एग्रीड पार्टी ने बोला कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर डिसीजन, तो कमेटी क्या करेगी, एडिशनल अवार्ड के बारे में सोचेगी। सेटलमेंट अवार्ड्स, इट इज़ मेड इफ़ द पार्टीज एग्रीज ऑन सर्टेन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। अगर पार्टी किसी सर्टेन टर्म्स के लिए एग्री होती है एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में यूज़ एनी मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाइक मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन और नेगोशिएशन। अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है कुछ टर्म एंड कंडीशन के लिए तो कमेटी क्या बोलेगी, आप मीडिएशन का सहारा लो या कॉन्सिलिएशन कमेटी में जा सकते हो या फिर आपस में बैठ के नेगोशिएट करके सेटलमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, फाइनल अवार्ड, it is an award which finally determines all the issues in a dispute. It is conclusive unless set aside by the courts and binding to the parties. फाइनल अवार्ड में क्या होता है, आपका जो भी केस था, जो आपका सुपीरियर पर्सन था उसने आपका केस सुना, उसने अपना फुल एंड फाइनल जजमेंट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कि जो क्लेमेंट पर्सन था, ठीक है, वो एग्रीव्ड पार्टी थी, उसके साथ क्या हुआ था, अन्याय हुआ था, तो उस सुपीरियर पर्सन ने बोला आप 1000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन दे दो, दैट इज़ माई फुल एंड फाइनल डिसीजन। तो जो डोमिनिएंट पार्टी है उसको ऑर्डर को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाकर बोले ऑन डॉक्यूमेंटो लिख दिया अब 1000 रुपीज़ तुम ले लेना बाद में, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी डिक्लेरेशन हुआ है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने, जितने लोगों के सामने, वो आपको मानना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि हम क्या करें, कोर्ट तक ना जा पाए। मतलब जा सकते हैं बट हमने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बनाया है कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, पैसा वेस्ट करें, और हमको क्या है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चाहिए शॉर्ट टाइम के अंदर। तो कुछ एडवांटेजेस हैं आर्बिट्रेशन के, दैट इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ आर्बिट्रेटर इज़ बेस्ड ऑन द विन्स ऑफ द पार्टीज़। हमने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है वो अपनी इच्छा से किया है, इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती है। इफ़ पार्टीज एग्रीज ओनली देन एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज टेकन इनटू मैटर। अगर दोनों पार्टी में से एक भी पार्टी की इच्छा नहीं है कि ये पर्सन हमारा आर्बिट्रेटर नहीं बनेगा, तो आर्बिट्रेशन की प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी। दोनों की क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। इट इज़ एक्सपेंसिव, वेरी लेस एंड सेव्स टाइम्स। ये क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि आर्बिट्रेटर को हमने अपॉइंट किया है, जो भी उसकी फ़ीस होगी वो दोनों पार्टीज मिल कर देंगी, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर बर्डन नहीं होता है। इट इंश्योर्स अ फेयर ट्रायल, यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं है क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने एक डिसीजन मेकर पर्सन को अपॉइंट किया है। गिव्स फ्रीडम टू द पार्टीज फ्रॉम जुडिशियल इंटरवेंशन, हमको ज़्यादा लीगल टर्म्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास फ्रीडम होती है कि कितने कम टाइम में हम अपने मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। पार्टीज चूज द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन themselves, दोनों पार्टी को जो भी प्लेस कन्वीनियंट है कि आपके घर से दूर ना हो, आपके घर से भी दूर ना हो, जो आर्बिट्रेटर आ रहा है उसके घर से भी दूर ना हो, तो तीनों की म्यूचुअल कंसेंट से हम क्या करते हैं, एक प्लेस डिसाइड करते हैं। द प्रोसीडिंग्स आर कैप्ट प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन, जो भी बात हम तीनों के बीच में होगी वो सिर्फ तीनों के बीच में ही रहेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन्फोर्स इन द सेम वे टू डिक्री ऑफ द कोर्ट इज इन्फोर्स, जैसा स्टेटमेंट
हमारे जज सुनाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वैसा ही स्टेटमेंट आर्बिट्रेटर पर्सन सुनाता है और दोनों पार्टीज़ को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऑल राइट। कंसिलिएशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 61 से 81 के बीच में हमें क्या बताया गया है, कंसिलिएशन के बारे में बताया गया है। तो कंसोलिएशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग सेटलमेंट बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं, आपस में सेटलमेंट के लिए किसी तीसरी पार्टी के पास जाती हैं जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारा मैटर शॉर्ट आउट कराइए। कंसिलिएशन इज़ अ नॉन जुडिशियरी प्रोसेस एंड एम्स एट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बाय द पार्टीज़। ये नॉन जुडिशियरी प्रोसेस होती है, मीन्स लीगल टर्म्स थोड़े कम होते हैं। It is a process in which a third party helps the parties in dispute to resolve it by a way of agreement. तीनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपसे ही सेटलमेंट कराएंगे और जब तक सेटलमेंट नहीं होता है आप यहाँ से हमें छोड़कर नहीं जा सकते। द पर्सन ऑथोराइज टू डू सो इज़ कॉल्ड कंसिलिएटर। जिसको हमने थर्ड पार्टी को इन्वाइट किया है कि वो हमारे मैटर को शॉर्ट आउट करें, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिलिएटर बोलेंगे। He may do it by giving his opinion regarding the dispute to help parties each a settlement. In other words, it is a compromise settlement between the parties. या तो वो बंदा ये बोलेगा कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके मैटर को शॉर्ट आउट करो, या फिर वो अपना ओपिनियन देगा। ओपिनियन मानना या ना मानना दोनों पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी जजमेंटल डिक्लेरेशन नहीं होता है कि ये कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप कॉन्सिलिएटर के जजमेंट से या डिक्लेरेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप क्या करोगे, आर्बिट्रेटर कमेटी के पास जाओ या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाओ या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। आपके ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिसीजन मानना ही पड़ेगा। ऑल राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिलिएशन के फीचर्स के बारे में। द पर्सन असिस्टिंग द पार्टीज टू कम टू द कॉम्प्रोमाइज इज कॉल्ड कॉन्सिलिएटर। ऐसा पर्सन जो असिस्ट करता है दोनों पार्टीज को कि आप लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, उस पर्सन को हम बोलते हैं कॉन्सिलिएटर। कॉन्सिलिएटर गिव्स देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। वो बंदा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन बताता है, वो डिक्लेरेशन नहीं देता। द प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलिएशन इज वॉलेंट्री। इच्छा के विरुद्ध जाकर हम कोई भी प्रोसेस को क्या नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। इसमें ना किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अराइज नहीं होते कि आपको करना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट अ जनरल ओपिनियन। The main difference between arbitration and conciliation is that unlike arbitration, the parties in the process control the whole procedure and the outcomes. Arbitration and conciliation में basic difference यही है कि parties के ऊपर controlling power है कि नहीं है। It is a consensual party and the desired outcomes is the final settlement between the parties based on their wishes, term and condition. दोनों पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट के कारण जो फाइनल सेटलमेंट बनेगा वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अ कॉन्सिलिएटर कैन बिकम एन आर्बिट्रेटर ऑन द विश। अगर दोनों पार्टीज चाहें तो कॉन्सिलिएटर पर्सन को क्या बना सकते हैं, आर्बिट्रेटर बना सकते हैं। अगर वो पर्सन आर्बिट्रेटर बन गया कॉन्सिलिएटर से तो वो जो भी डिसीजन सुनाएगा वो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी बनाना पड़ेगा। The settlement agreement will have the same importance and status as the arbitration award. Settlement का प्रोसेस वही है जो arbitration का था। अब conciliation की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो पार्टीज मिलेंगे, that is called meeting. Two disputing parties with possible representative meet with the conciliator. दो पार्टीज आई, कॉन्सिलिएटर से मिली, उन्होंने बोला कि हमें ये मैटर शॉर्ट आउट करना है, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कोर्ट तक नहीं जाना। सेकेंड थिंग इज अ स्टेटमेंट। ईच पार्टी प्रेजेंट देयर साइड ऑफ द डिस्प्यूट विथ आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस। अब ऐसा नहीं है कि आपने हवा में बोल दिया कि मेरा इससे झगड़ा हो गया और कुछ ऐसा अमाउंट था जो ये वापस नहीं कर रहा है या इसने कॉम्पनसेट नहीं किया, तो कॉन्सिलिएटर क्या बोलेगा, यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑल द एविडेंस। अगर आप एविडेंस नहीं लाओगे तो आपकी बातों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। Third thing is the suggestions. The conciliator may make a suggestion for a resolution to be dispute, but does not force the parties to reach an agreement. Conciliator बंदा जो होगा वो क्या बोलेगा,
वो अपना डिसीजन सुनाएगा, आपको सजेशन देगा, मीन्स ऑफर करेगा, लेकिन वो क्या है, वो फोर्स नहीं कर सकता आपको कि आप लोग वापस उसी एग्रीमेंट में चले जाओ. ऑल राइट. Last thing is the agreement. Agreement not binding unless incorporated into the order made by a court or tribunal. Because parties reached a mutually acceptable agreement, parties are more likely to keep its terms. एग्रीमेंट में जाना या ना जाना दोनों पार्टीज पे डिपेंड करेगा. मीन्स मेन डिफरेंस क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन का मेन डिफरेंस ये है कि आर्बिट्रेटर ने अगर कोई आपको सजेशन दिया है या डिक्लेरेशन दिया है कि आपका डिस्प्यूट ऐसा था, आपको ऐसे ऐसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा. बट कॉन्सिलिएशन में सामने वाली पार्टी आपको सिर्फ ओपिनियन देती है, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है. ऑल राइट. अब डिफरेंस देखा जाए मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन में, क्या होता है. मीडिएशन मीन्स मीडिएटर पर्सन को इन्वॉल्व किया, कॉन्सिलिएशन में हम पूरी पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं. राइट. रेगुलेटेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908, इसमें कुछ लीगल प्रोसीजर्स होती हैं. कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. मीडिएशन का बेसिक एलिमेंट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी दैट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट. ये तो पहले से इम्प्लाइड एक्सेप्टेड कंडीशन है कि जितने भी लोग उस कमेटी के अंदर बैठेंगे, जो भी डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ उतने लोगों के बीच में होना चाहिए. मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. कॉन्सिलेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है हुज एक्सटेंड इज फिक्स्ड बाय लॉ, लेकिन देयर इज़ अ बाउंड्री. लॉ ने जितना बोला है सिर्फ उतना ही. मीडिएशन में कोई बाउंड्री नहीं होती. मीडिएशन में हम थर्ड पार्टी को एज अ फैसिलिटेटर पार्टी भी बोल सकते हैं. कॉन्सिलिएशन में हम फैसिलिटेटर, इवेल्युएटर एंड इंटरवेनर भी बोल सकते हैं. मीडिएशन का जो रिजल्ट आता है दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट पे ख़त्म होता है और कॉन्सिलिएशन में सेटलमेंट पे ख़त्म होता है. तो एग्रीमेंट और सेटलमेंट में डिफरेंस क्या है. सेटलमेंट का मतलब होता है कि मनी इन्वॉल्व है या फिर कुछ ऐसे पावर असाइन किए गए हैं या ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं जिसके कारण दोनों पार्टीज़ क्या हैं, आज साथ में काम करने के लिए तैयार हैं. देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन. और एग्रीमेंट का मतलब है कल दो लोग झगड़ रहे थे, इन लोग के बीच में मैटर शॉर्ट आउट हुआ, तो आज वो फिर से एग्री है एक एग्रीमेंट के लिए कि हम साथ में काम करेंगे. राइट. एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ. ऑफ कोर्स तभी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा. इट इज़ एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट. कॉन्सिलिएशन में अगर दोनों पार्टीज़ की इच्छा होगी तो ही एग्रीमेंट आगे बढ़ाएंगे वो, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे. लेकिन मीडिएशन में क्या होता है, रिजल्ट एग्रीमेंट पे बनता है. राइट. तो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल करने की जो ड्यूटी होती है वो दोनों पार्टीज़ की होती है. ऑल राइट. अब हम बात करेंगे नेगोशिएशन की. नेगोशिएशन जो वर्ड है वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप में कोई भी गुड्स परचेस करने के लिए जाते हैं. राइट. तो सामने वाली पार्टी से हम पूछते हैं हाउ मच इट कॉस्ट फॉर, कितने का हुआ. तो वो MRP से कम बताएगा या फिर 10% डिस्काउंट की बात करें या कुछ भी ऑफ़र देगा. अगर हमें वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ़र देते हैं कि आप इसको थोड़ा कम करो या मेरी प्राइस ये है. तो हम क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं. नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, इन एनी डिसएग्रीमेंट इंडिविजुअल अंडरस्टैंड बाय एम टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर देयर पोजीशन. मीन्स हम दोनों एक दूसरे को रिवर्स ऑफर क्यों दे रहे हैं, एक डिसीजन लेने के लिए ना, कि मेरा जो पॉकेट मनी है या मेरी परचेसिंग कैपेसिटीज़ है फॉर एग्जांपल 400 रुपये की, आप बोल रहे हो कि 420, 450 या 480 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा. बट दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को ऑफ़र दे रहे हैं, क्यों, ताकि एक फुल एंड फाइनल प्राइस में हम दोनों एग्री हो जाए कि हाँ इस प्राइस को फिक्स करते हैं और इसमें आप मुझसे गुड्स ले लो, उसके बदले में मुझे पैसे दे दो. तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं नेगोशिएशन. ऑल राइट. दिस एग्रीमेंट कैन बी मेड आइदर बाय बार्टर सिस्टम दैट गिव्स एंड टेक्स समथिंग इन रिटर्न, बाय विन और विन एग्रीमेंट. आप भी जीते और मैं भी जीती, जो प्राइस हम दोनों ने मिलकर डिसाइड की है वो आपके लिए भी अफोर्डेबल है, मेरे लिए भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगोशिएशन. ऑल राइट. हम नेगोशिएशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्लानिंग. मेरा प्लान था कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़रीदूँगी, तो मैं किसी की शॉप में जाती हूँ.
तो शॉपकीपर का प्लान क्या होता है कि हाँ, अगर ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से ख़रीदेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और मेरे से क्या जाएगा, मेरा प्रोडक्ट जाएगा। तो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। सेकेंड स्टेज होती है डेफिनीशन एंड ग्राउंड रूल्स। तो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई हेल्थ सेक्टर का कोई प्रोडक्ट लेने जाती हूँ, तो मैं उसके अबाउट डिस्क्रिप्शन मांगूंगी कि ये प्रोडक्ट किसके अबाउट है, कैसे यूज़ करना है। तो सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको बताना है, अगर उसको पता है तो। अगर उसे नहीं पता है तो वो क्या बोलेगा, आप कहीं और से ले लीजिए। क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन मीन्स आपको अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो आप प्रोडक्ट मत बेचिए। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वही प्राइस के लिए हम नेगोशिएट कर रहे थे, लास्ट में एक पर्टिकुलर प्राइस क्या होती है, फिक्स हो जाती है, और उस फिक्स प्राइस पे क्या होता है, बायर प्रोडक्ट को परचेस करता है, सेलर प्रोडक्ट को सेल करता है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन में क्या होता है, जो रिजल्ट होता है उसमें दोनों पार्टीज़ का एक्सेप्टेंस होता है। इमेज में आप देख सकते हो, दो पार्टीज़ हैं, नेगोशिएट कर रही हैं, और लास्ट में जो रिज़ल्ट आया उसमें क्या है, दोनों पार्टी जीत जाती हैं। मीन्स आपके लिए भी वो अफोर्डेबल प्राइस है और मेरे लिए भी अफोर्डेबल प्राइस है। ऑलराइट, अभी हमने जो भी लेक्चर सुना या जिस टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया उसमें से कुछ टर्म्स हैं जो हमें बनना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बुक से ये चैप्टर रीड करेंगे तो ये सारे जो ग्लॉसरी के वर्ड्स हैं वो बीच बीच में यूज़ होंगे। तो नेगोशिएशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं। It is a process of making a dialogue between two parties with an objective to find a beneficial outcome। मतलब नेगोशिएशन का जो आउटकम है वो हमेशा बेनिफिशियल होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के लिए। इंटरिम अवार्ड्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म्स के लिए जो अवार्ड मिलते हैं। बार्गेनिंग, आप सभी लोग वेजिटेबल मार्केट जाते होंगे, सब्जी मार्केट जाते होंगे, तो आप लोग वहाँ पे क्या करते हो, बार्गेनिंग करते हो, मतलब ऑफ़र के ऊपर ऑफ़र देते हो। सामने वाले ने बोला 50 रुपीज़, आपने बोला 40, उसने बोला 45, फिर आपने बोला 40, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ₹40 पे आके अगर रुक गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, बार्गेनिंग। राइट। टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट का मतलब होता है किसी भी पर्सन को अगर हमने अपॉइंट किया है किसी भी रोल के लिए और वो अपनी सारी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है और हमारा जो डिसीज़न है वो दोनों पार्टीज़ द्वारा एक्सेप्टेबल होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट बोलेंगे। ओके, ऑल राइट। I hope you liked my explanation way. For any queries and doubt, you can mail us at pragati.kachi@bau.edu.in. We'll meet you all in a next lecture. Okay, have a knowledgeful day ahead. स्वाध्यायः परमं